नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक शर्मा स्वागत करता हूं आपका पालीनोई आईएएस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय संविधान जो है वो कठोरता और लचीलेपन का जो है एक मिश्रित रूप है। उसमें मिश्रण जो है प्रदान किया गया है। तो भारतीय संविधान के संशोधन के संदर्भ में हमारे भारतीय संविधान में जो भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संशोधन करने की संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, क्लॉज एक और क्लॉज दो में क्या बताया गया है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, क्लॉज क्लॉज एक में कहा गया कि संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का जो है क्या कर सकता है, परिवर्धन यानी कि एडिशन, परिवर्तन यानी कि वेरिएशन, या निरसन यानी कि रिपील जो है कर सकता है। ठीक है। इसी के साथ क्लॉज 2 में क्या बताया गया है? क्लॉज टू क्लॉज टू में बोला गया प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन ऑफ अमेंडमेंट, यानी कि संशोधन के आरंभ होने की जो है प्रोसीजर के बारे में हमें बताया गया है। ठीक है। तो इसी प्रोसीजर से हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रोसीजर जो है वो क्या बोलता है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल फॉर द पर्पस ऑफ अमेंडमेंट इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जी हाँ, याद रखिएगा, ईदर हाउस यानी कि संसद की किसी भी सदन में जो है संशोधन के उद्देश्य से विधेयक पेश करना, ये पहला जो है प्रोसीजर है। वहीं दूसरा प्रोसीजर क्या बोलता है, ईदर अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर कैन इंट्रोड्यूस द बिल विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जी हाँ, ये बिल जो है या जो विधेयक जो है, ये एक मंत्री द्वारा या किसी प्राइवेट मेंबर का से मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि मंत्री नहीं है, ठीक है, के द्वारा पेश किया जा सकता है। और इसके लिए जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद तीसरा प्रोविजन क्या बोलता है, ईच हाउस मस्ट पास द बिल विथ स्पेशल मेजोरिटी। जी हाँ, स्पेशल मेजोरिटी से ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट पास द बिल, यानी कि प्रत्येक सदन को यह विधेयक जो है विशेष बहुमत के साथ पारित करना होता है। अब ये विशेष बहुमत क्या होता है? तो विशेष बहुमत हम देखते हैं। देखिए, यानी उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, पहली चीज, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। ठीक है। और इसी के साथ साथ उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के साथ जो है इसको स्पेशल मेजोरिटी कहेंगे। ठीक है। यानी कि मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसी के साथ चौथा जो प्रोविजन है वो बोलता है कि देर इज नो प्रोविजन ऑफ होल्डिंग अ जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस। यानी कि यदि सदनों में जो है असहमति की अगर उत्पन्न होती है तो जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रावधान इसमें नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रोविजन है वो बोलता है फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संघीय प्रावधानों को संशोधन करने के लिए अगर ये विधेयक लाया जाता है तो the bill has to be ratified by half of the state legislatures by simple majority, यानी कि कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत से मंजूरी प्रदान करनी होती है। ये जो है ये पांचवा प्रोविजन के हिसाब से हमको मालूम होता है। वहीं छठा प्रोविजन क्या बोलता है, जो विधेयक के पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के सामने जो है प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। आफ्टर पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेटिफाइड बाय द हाफ ऑफ द स्टेट इफ नेसेसरी, द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट। ठीक है। इसके बाद प्रेसिडेंट क्या करता है, द प्रेसिडेंट कंपल्सरली, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से, ठीक है, क्या करेंगे, इस बिल को असेंट देंगे। देखिए, ये जो है ये 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत ये प्रोविजन जोड़ा गया था। ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति जो है वो सहमति देने हेतु बाध्य होते हैं। ठीक है। इस प्रोविजन को याद रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है। इसी के साथ जो आखिरी जो प्रोविजन है वो बोलता है फॉलोइंग द प्रेसिडेंट्स असेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंडेड, यानी कि राष्ट्रपति की सहमति से विधेयक जो है वो एक अधिनियम जो है बन जाता है और संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है। तो प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, यानी कि जो संशोधन है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 368 में, अनुच्छेद 368 में जो है 2 प्रकार के संशोधनों के बारे में हमें बताया गया है।
तो कौन कौन से ये 2 प्रकार है? पहला है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि संसद द्वारा विशेष बहुमत से संशोधन। वहीं जो दूसरा जो आर्टिकल 368 में जो बताया गया है वो है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि संसद द्वारा विशेष बहुमत के साथ संशोधन, इसी के साथ साथ आधे से ज़्यादा जो है राज्य विधानसभाओं द्वारा समर्थन प्राप्त होना। इन दोनों तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का जो प्रोसीजर है उस टाइप जो है ये दो है। ठीक है, इसी के साथ साथ देखिए देर इज़ वन मोर प्रोविजन आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368, यानी कि आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर एक प्रोविजन और है, एक प्रावधान और है। ठीक है, जो कि है अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट की साधारण मेजॉरिटी से जो है संशोधन की प्रक्रिया जो है शुरू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जब हमें संशोधन के प्रकारों के बारे में जो है जानकारी है, तो अब हम जानेंगे कि कौन से प्रकार जो है, कौन से प्रकार के संशोधन, कौन से प्रावधान जो है कौन से प्रकार के संशोधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे प्रोविजंस अंडर अमेंडमेंट अंडर अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, ऐसे कौन से प्रावधान है जो कि जो है साधारण मेजॉरिटी से संशोधित किए जा सकते हैं। तो पहला है किसी नए राज्य का गठन। ठीक है, उसी का दूसरा है किसी राज्य में क्षेत्र, किसी राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना। ठीक है, इसके बाद तीसरा बोलता है कि विधान परिषदों का जो है अनुमूलन या जो है निर्माण करना, यानी कि अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट। वहीं दूसरी अनुसूची में दिए गए प्रावधान जो कि अलाउंसेस, एमोलमेंट्स और प्रिविलेजेस को के बारे में है। ठीक है, यानी कि भत्ते, विशेषाधिकार से संबंधित जो प्रोविजंस है। इसी के साथ संसद में जो है कोरम के लिए जो प्रोविज़न है वो भी इसके अंतर्गत आता है। वहीं जो सांसदों के जो वेतन और भत्तों के बारे में जो प्रोविजंस है वो भी इसके सिंपल मेजॉरिटी के अंतर्गत आएंगे। वहीं रूल ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, ठीक है, भी जो है इसके अंतर्गत आता है, जिसे हम संसद के जो है प्रक्रिया का नियम जो है कहते हैं। ठीक है, उसके बाद संसद सदस्य और समितियों के जो विशेषाधिकार हैं उनके बारे में जो प्रावधान है वो भी स्पेशल मेजॉरिटी के प्रोविजंस के अंदर आएंगे। वहीं यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, उसके बाद जो नंबर ऑफ प्यून्स जज हैं सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए, यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज उसके लिए, इसके प्रावधानों के लिए। ठीक है, फिर सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, यानी कि नागरिकता अधिग्रहण या समाप्ति को लेकर के प्रावधान जो है वो इसके अंदर अंतर्गत आते हैं। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन का जो प्रावधान है वो इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर के प्रावधान जो है, इसी के साथ ही 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में, यानी कि 5वीं और 6ठी अनुसूची के प्रावधान भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं विशेष बहुमत के अंतर्गत प्रावधानों के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए सदन की कुल सदस्यता की बहुमत, ठीक है, उसी के साथ साथ 2/3 सदस्यों के जो है उपस्थिति और मतदान करने का जो प्रोसीजर है उसको हम स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, ये स्पेशल मेजॉरिटी की जो है परिभाषा होती है। ठीक है, इसी के साथ देखिए अन्य दो मामलों में से भी किसी में जो निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कि द प्रोविजंस अदर देन दोज विच रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ स्टेट जो है स्टेट्स अलॉन्ग विद पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी एक्सक्लूसिवली फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अमेंडमेंट्स विच रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब ऐसे प्रावधान जो कि बाकी दोनों जो है संशोधन प्रकार के प्रावधानों में नहीं आते, वो विशेष बहुमत के अंतर्गत इस प्रावधान, ठीक है, वो प्रावधान जो है विशेष बहुमत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इनमें कौन कौन से इंक्लूड है, इसमें फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक जो है मौलिक अधिकार, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज एक्सेट्रा इसमें आते हैं। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं ऐसे प्रावधान जो कि संसद के विशेष जो है
बहुमत की परिधि के अंतर्गत आए। साथ ही साथ इसमें जो है राज्य विधानसभाओं का जो है कंसेंट लेना ज़रूरी हो। ठीक है, तो ऐसे प्रावधान जो कि संघीय ढांचे यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर के बदलाव के संबंध में हो, ठीक है, वो इसमें इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, वहीं दूसरी चीज़, स्टेट्स आर नॉट बाउंड बाय एनी टाइम लिमिट बाय विच दे नीड टू गिव देयर कंसेंट टू द बिल, यानी कि इसमें राज्य जो है वो सहमति प्रदान करने के किसी तरीके के समय सीमा से बंधे नहीं होते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना ज़रूरी है। तो आप जानते हैं ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए, पहला आर्टिकल 54, ठीक है, 54वां, जिसमें बोला गया राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो इसके अंतर्गत आएगा। वहीं आर्टिकल 55 जो कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में है, वो इसके अंतर्गत आएगा। वहीं आर्टिकल 73, ठीक है, जो कि बोलता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, वो इसके अंदर आएगी। ठीक है, वहीं राज्यों की कार्यकारी शक्ति यानी कि एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट के जो प्रोविजन है आर्टिकल 162 में, वो इसके अंतर्गत आएंगे। वहीं आर्टिकल 241 में जो बोला गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के होने का प्रावधान, ठीक है, हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज, जो कि आर्टिकल 241 में बोला गया है, वो इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसके बाद भाग 11 के अध्याय 1, ठीक है, में जो संघ और राज्य के बीच विधायिक शक्तियों का जो विभाजन है उसके बारे में जो प्रोविजन है वो इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसके बाद 7वीं अनुसूची में जो तीन सूचियों का जो वर्णन किया गया है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, वो प्रोविजन भी इसके अंतर्गत आएंगे। फिर सदनों का जो है सदन में जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व का जो प्रोविजन है वो इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके बाद पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 368 इटसेल्फ, ठीक है, फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, इसी के साथ साथ पार्ट 5 चैप्टर 4 यानी कि भाग 5 के अध्याय 4 में जो है यूनियन जुडिशरी यानी कि संघीय न्यायपालिका का जो प्रावधान है वो भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो पार्ट 6 यानी कि भाग 6 में भाग 6 के चैप्टर 5 में यानी कि अध्याय 5 में जो हाई कोर्ट इन स्टेट्स यानी कि राज्य के जो न्यायपालिका को लेकर के जो प्रावधान है वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, जो संशोधन प्रक्रिया है जो कि कठोर और लचीलेपन दोनों को ही और दोनों के ही प्रावधानों को जो है अपनाए हुए है, इसके बावजूद जो है आलोचनाओं के से जो है घिरी रहती है, यानी कि आलोचनाओं को आकर्षित किए हुए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी आलोचना, किस तरीके की आलोचना जो है संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में दी गई है। ठीक है, तो पहले में बोला गया कि पार्लियामेंट द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर यानी कि संविधान से संबंधित सारी जो शक्तियां हैं वो संसद में ही निहित है। ठीक है, वहीं जो दूसरी बात कही गई है कि इनिशिएशन ऑफ अमेंडमेंट पावर, ये पावर भी जो है पार्लियामेंट के पास है, यानी कि संशोधन करने की जो पहल जो है वो भी संसद के पास ही है। ठीक है, तीसरी चीज़ में बोला गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलोन बाय ईदर स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी। जी हाँ, आर्टिकल 368 के तहत जो एक प्रोविजन है स्पेशल मेजोरिटी का, वहीं जो आर्टिकल 368 के बाहर जो एक प्रोविजन है सिंपल मेजोरिटी का, इसके जो है इसके बल पे जो है पार्लियामेंट अकेले ही संविधान के बहुत बड़े पैमाने पे जो है प्रावधानों को संशोधित कर सकती है। ठीक है, अगला बोला गया लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जी हाँ, ये भी सही बात है। क्यों? क्योंकि राज्यों को जो है सीमित भागीदारी है राज्यों की इसमें। ठीक है, इसके बाद लिमिटेड स्कोप फॉर जॉइंट सेटिंग, यानी कि जॉइंट सेटिंग का कोई प्रावधान इसमें दिया ही नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जब कोई आता है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जब बात आती है तो उस टाइम पे जो है जॉइंट सिटिंग का प्रावधान इसमें नहीं दिया जाता। हालांकि ऑर्डिनरी बिल के संदर्भ में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान इसमें रहता है। तो दोस्तों, ये सारी चर्चा थी अमेंडमेंट को लेकर के। वही हमने आज जो है अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस, उसके टाइप्स और उसकी जो क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना है उनके बारे में जाना है। तो देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो दोस्तों, पिछले 5 सालों में यानी कि 2014 से 18 के बीच जो मेंस का जो पेपर हुआ उसमें इस टॉपिक से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक
ठीक है। अगर हम 2 क्वेश्चंस की बात ना करें तो बाकी के 5 क्वेश्चंस का जो स्तर था वो एकदम जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 3 मार्क वाले क्वेश्चन में पूछे गए। ठीक है। बाकी क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था वो बहुत ही सामान्य था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए हमको ज़्यादा जो है डिटेल में स्टडी करने की इस टॉपिक को जो है ज़रूरत नहीं है। ठीक है। रही बात जो बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं उनको हम क्यों छोड़ रहे हैं, देखिए बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं वो उस मतलब उस टॉपिक से जोड़े गए हैं जो कि अभी हमने कवर नहीं किए। वो है इम्पॉर्टेंट जो है अमेंडमेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुए इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, उनके संदर्भ में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स का जो टॉपिक है ये हम जो है अगले वीडियो में पूरी तरीके से कवर इसको कर दिया जाएगा। तो अभी हम देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए 2014 में 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 52वें संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किया गया इसके बारे में हमको लिखना है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ठीक है। वहीं अगला क्वेश्चन 2014 में 15 मार्क्स में पूछा गया, व्हाट चेंजेस आर मेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, आपातकाल स्थिति में आपातकाल के प्रावधानों में जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कौन कौन से प्रोविजन कौन कौन से चेंजेस जो है किए गए थे उसके बारे में हमको 15 मार्क्स में लिखने थे। ठीक है, ये सब हम अगले वीडियो में सारा कुछ जो अमेंडमेंट्स किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स उसको हम कवर कर लेंगे, तब आपसे जो है ये वाले क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। वहीं तीसरा क्वेश्चन पूछा गया 2014 में ही 3 मार्क्स में जो पूछा गया, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट प्रियम्बल वाज अमेंडेड। ठीक है, बड़ा आसान सवाल था। वहीं चौथा जो सवाल है वो है ये कि 2015 में 3 मार्क्स में ये सवाल पूछा गया, व्हाट आर मेन सेलियंट फीचर्स ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के फीचर्स हमको लिखने थे 3 मार्क्स के लिए पर्सपेक्टिव से। वहीं पांचवा सवाल जो पूछा गया 2016 में 15 मार्क्स के लिए, वो है कि डिस्कस द मेन फैक्टर्स लीडिंग टू द पैसेज ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड इवेल्युएट्स इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, तो हमको 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के पीछे क्या रीज़न था, क्या फैक्टर्स थे, उसके बारे में इसमें 15 मार्क्स में आंसर देना था। वहीं छठा क्वेश्चन जो था 2017 में 3 मार्क्स में पूछा गया, राइट एनी टू इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन के किन्हीं 2 जो है इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को हमको लिखना था 3 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से। वहीं 7वां जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो था, राइट एनी टू मेन प्रोविजंस ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये 2018 में 3 मार्क्स में पूछा गया है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको संविधान के संदर्भ में और उसके संशोधन की जो प्रक्रिया है, प्रकार है, आलोचना है, व निम्न जो प्रावधान है उनके बारे में अधिक से अधिक आज आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।